नए जो यूट्यूबर्स जर्नलिस्ट है किसको फात शहबाज की जगह पे रखें? आइन इतना ही याद है जितना काजी फाइज ईसा को याद है, इस लेवल का है मतीउल्ला। इमरान रियाज साहब वो भी एक ही पार्टी को लेके चल रहे हैं। पार्टी की साफत तो नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल। शेख रशीद साहब ने एजाज सईद साहब को मेरे सामने बताया, तालिबान ने इतने लोग डिप्लॉय कर दिए हैं बीबी साहब को शहीद करने के लिए। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा पक्का केस था, वो इस भोंडे अंदाज से आगे चला, साफ पता चलता था कि स्टेट का बुग़्ज़ शामिल है। बन्नू के अंदर जो मामला हुआ है, एक ही इदारे को बुग़्ज़ के अंदर, नफरत के अंदर ट्रोल किया जा रहा है। जब सोसाइटी में फिरता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक सोशल चेंज आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं GNN स्टूडियोज पॉडकास्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन फात शहबाज साहब, हर दिल अजीज शख्सियत। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे हर दिल अजीज कहने का होगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जहाँ कोई नहीं घुस पाता वहाँ आप चले जाते हैं। जैसे वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर आला भी थे मोहसिन नकवी साहब, एक हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर वाली जगह पे आप पहुंच गए। आपके पास अपना ही मोबाइल था, उसका कैमरा ऑन किया हुआ था, माइक पकड़ा हुआ था, आप उनसे सवाल इतने सख्त कर रहे थे, आपको डर नहीं लगता? मैं बताता हूँ, मुझे पता चला कि मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं। उस दिन उनके 90 दिन पूरे हो गए थे। ये पता कैसे चलता है आपको? मैं बताता हूँ, मैं यही कहानी सुनाने लगा हूँ। उनके 90 दिन पूरे हो गए थे, तो मुझे इत्तला मिल गई कि वो आने वाले हैं। तो मैंने वहाँ जाके ना, वो वज़ीर आला की जो प्रोटोकॉल है वो 22-24 लोगों का है, ठीक है? उन्होंने सारे वो आलात लगाए होते हैं, बरकी आलात टाइप, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या। अच्छा, फिर वो आपको पास ठहरने नहीं देते, नहीं ठहरने देते। ठीक है? इसमें मुझे याद करवाइएगा कि हमजा शहबाज वाला वाक़या मैंने याद आपने याद करवाना जी है। मैं करवा। अब वो मैंने क्या किया कि मैंने जाके माहौल जब देखा ना, तो सारे डॉक्टर्स थे, क्योंकि वो आईसीयू के अंदर उन्होंने करना था, ठीक है? आईसीयू में वो खातून भी थी, आटा लेते गिर गई थी, तो उसकी इयादत करने वो आए थे। तो गालिबन मियाँ वाली से वापस आए थे गालिबन, तो उसकी इयादत उन्होंने करनी थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने डॉक्टर्स वाला गेटअप कर लिया, अच्छा। ठीक है सर? डॉक्टर्स वाला गेटअप करके किट कर ली डॉक्टर्स वाली, और वो मास्क लगा के, तो वो हेडर भी पहन के, तो ग्लासेस गॉगल्स लगा के मैं डॉक्टरों वाली, तो उधर ही फिरता रहा। अच्छा, इस दौरान ब्रेक हो गई, पता चला मोहसिन साहब नहीं आ रहे, तो मैंने गेटअप रिमूव किया और मोहसिन साहब की जो टीम थी सारी, उसके साथ बैठ के खाना खाया अच्छा। उसी कैंटीन में बाहर, खाना शाना खा के। तो फिर वो उन्होंने कहा कि मोहसिन साहब बस आ जाएंगे रात 8 बजे तक, 9 बजे तक, इस तरह। तो मैं फिर डॉक्टर बन के उधर ही घुस गया। अच्छा। तो उसी गेटअप में मैं फिर उनसे पूछा कि भैया आपने इस्तीफा कब देना है, 90 दिन हो गए, आपने इलेक्शन करवाने थे। तो ये सारा सिलसिला हुआ था। और हमजा हमजा साहब का ये हुआ कि 2018 के इलेक्शन, अब 2018 के इलेक्शन में कुछ दिन पहले 13 जुलाई आया, अभी चंद दिन पहले गुजरा है। 13 जुलाई को नवाज शरीफ ने आके और मरियम बीबी ने आके गिरफ्तारी दे दी, ठीक है? तो हू का आलम था, कोई पहुंच नहीं रहा था एयरपोर्ट। शहबाज शरीफ भी एयरपोर्ट नहीं गए रैली लेके, और लाहौर में घूमते रहे, वक्त ज़ाया करते रहे, सारा प्लान करके कर रहे थे, या उनको पता था कि कोई रेड लाइंस रास्ते खुले हुए थे पीछे, कोई नहीं, रास्ते रास्ता नहीं। जो डिप्लॉयड थी रेंजर्स डिप्लॉयड थी, एयरपोर्ट को नहीं जाने दे रहे थे, और रेंजर्स के पास एयरपोर्ट का भी चार्ज था, लेकिन कोई अटेम्प्ट ना की गई उधर जाने की शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। आपको लगता था ये रुक जाते? अगर अगर ये जाना चाहते तो जा ये सकते? बहस और तरफ चले जाएगी। मैं मुद्दे पे जरा आता हूँ, वो मैं आता हूँ, ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है, वो मैं एड्रेस करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब सर वो सारा कुछ हो गया, अब पंजाब असम्बली बन गई, अभी बुज़दार साहब ने आना है, बनना है, और लोग आना शुरू हो गए हैं। तो हमजा साहब भी अपनी, मेरा ख्याल को बड़ी गाड़ी थी, BMW टाइप थी या कौन सी थी, उसमें से उतरे। तो मुझे चांस मिला, तो मेरा लोगो बिल्कुल उनके चेहरे के सामने चला गया। तो फर्स्ट टाइम मेरा लोगो उनके सामने जब गया, तो उनका जो सारा साथ प्रोटोकॉल था, तो उन्होंने मुझे हवा में उठा लिया, हवा में उठा लिया, और वो पीछे लेके चलना शुरू हो गए उनसे दूर। तो मैंने ऊंची सारी पीछे से आवाज दी कि आप ऑपोजिशन में हैं, आप हुकूमत में नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं? तो उन तक फौरी आवाज पहुंची हमजा साहब तक, तो वो रुक गए फौरी। तो वो वापस, उन्होंने सिक्योरिटी से मुझे छुड़वाया, तो मुझे कहते कि सवाल करें। तो मैंने पहला सवाल ही ये पूछा कि अगर आप 13 जुलाई को एयरपोर्ट गए होते तो आज ऑपोजिशन ना करनी पड़ती। तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो रिकॉर्ड का हिस्सा है वो सवाल ना। तो इस तरह ये है कि ये सीएम का प्रोटोकॉल बड़ा सख्त होता है, ये ठीक बात है, और वो पास भी नहीं लगने देता। जैसे बुज़दार साहब से हमने पूछ लिया था कि यार आपने FIR कटवा दी थी, वो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो बुज़दार साहब से मिलने गए थे, और कुछ सीनियर जर्नलिस्टों को जनरल बाजवा को मिलने गए थे। तो जनरल बाजवा ने उन्हें बताया था
कि जर्नलिस्टों ने कहा कि बुज़दार साहब तो बड़े मासूम से आदमी हैं, तो उन्होंने कहा वो ਤੁਹਾਡੇ मासूम जड़ा है ना उन्हें मेरे ते FIR कटाई हुई है। हैं? तो वो कोई FIR कटवा दी, कोई किसी बंदे ने कोई पैसे का तनाज़ा था, कोई बाजवा साहब की फैमिली से गाल बनी या क्या, तो डस्का में कोई रिपोर्टेडली कोई इस तरह की बातें हम तक पहुंची थी कि कोई FIR हुई थी, तो वो बुज़दार साहब ने करवा दी थी कि FIR कर दें, तो वो FIR हो गई थी, तो वो बाजवा साहब पे FIR कहीं हो गई। तो वो फिर मैंने बुज़दार साहब से पूछा कि मैंने सुना है कि आपने FIR करवा दी थी, तो वो कहते नहीं नहीं कोई FIR नहीं, मैंने नहीं करवाई, वो भी रिकॉर्ड पे पड़ा है। हाँ जी, वो बिल्कुल। सवाल भी हमने उनसे पूछा था। तो इस तरह हो जाता है, इट हैपन्स, ये चलता रहता है। अच्छा, मतलब आज के दौर के अंदर मतलब आप नए जो यूट्यूबर्स हैं या नए जर्नलिस्ट हैं, उनको क्या समझते हैं? उनमें से किसको फ़ाद शहबाज की जगह पे रखेंगे आने वाले वक़्त मैं में? सारे ही रख लें। नहीं, आपके नज़दीक मुझे मेरा गुज़ारिश ये है कि जो भी अच्छा काम करता जाएगा, जो भी अच्छा काम करता जाएगा देखते हैं उसमें वैसे नए जितने भी यंग हैं। यंग लोग भाई सारा काम हम देखते रहते हैं, सबका ही देखते रहते हैं, ऑफ कोर्स देखते हैं और सबका काम देखते रहते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे जो काम पसंद है, जो मुझे समझ आता है, जो मुझे लगता है कि ये मेरे दिल के करीब है, अदरवाइज़ मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, ना चेज़ करके इस तरह का काम कर रहा हूँ। मेरे ज़हन में ये आइडियाज़ जो आए या मैंने जो काम किया, वो अपना नेचुरल स्टाइल। नेचुरल था। लेकिन बिल्कुल। लेकिन लेकिन मुझे जो पसंद है ज़ाती तौर पे वो मतीउल्लाह जान पसंद है। अच्छा। अच्छा, और अगर आप सेकंड कैटेगरी पूछेंगे, फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी में मतीउल्लाह और एजाज़ सैयद, ये तो मेरे फेवरेट हो गए। बहुत पसंद है मुझे दोनों, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। मतीउल्लाह का ये फ़ायदा है कि मतीउल्लाह जान जो हैं, इतनी क्लैरिटी से मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत सारे जर्नलिस्टों को कन्फ्यूज़ देखा है। जर्नलिज़्म में कन्फ्यूजन है, बहुत सारे एंकर्स मैंने कन्फ्यूज़ देखे हैं। जो क्लैरिटी ऑफ थॉट मैंने देखा है इसमें मतीउल्लाह जान में, वो मुझे कहीं और नहीं नज़र आया। उसको आइन इतना ही याद है जितना काज़ी फ़ाइज़ ईसा को याद है। ठीक हो गया? इस लेवल का है मतीउल्लाह। वाह! अच्छा, इसी तरह मुझे अच्छे से याद है कि एजाज़ सैयद जो है, आपको पता है कि बेनज़ीर की जो कत्ल था उस पे सबसे पहले डेली टाइम्स में, मेरा ख़्याल अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, तो एजाज़ सैयद ने स्टोरी फ़ाइल कर दी थी कि तालिबान ने इतने लोग डिप्लॉय कर दिए हैं बेगम को, बीबी साहिबा को शहीद करने के लिए। तो ये उनकी स्टोरी थी, सबसे बड़ी। मैंने एजाज़ साहब से पूछा भी कि यार वो बताइए मुझे कि ये आप क्या कहते हैं इस पे, कौन-सी स्टोरी आपकी सबसे बड़ी है? फिर उन्होंने मुशर्रफ के घर के बाहर मेरा ख़्याल डेट और टाइम बताया था कि ये इस डेट को वर्दी उतार देंगे। ठीक है? अच्छा, फिर एक बात और मैं बताऊँ, अ, अल्ताफ़ हुसैन वाले एक डॉक्टर इमरान फ़ारूक कत्ल हो गया एमकेएम का, उधर लंदन में। लंदन में जब एमकेएम का वो कत्ल हो गए, तो कुछ लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए। रहमान मलिक वज़ीर दाख़िला थे, उन्होंने आते ही कुछ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। उनमें जो थे, वो खालिद शमीम थे, उनमें काशिफ़ कामरान थे, कुछ और लोग भी थे। तो एजाज़ सैयद की स्टोरी थी कि काशिफ़ कामरान कस्टडी में इनसे हलाक हो गया, मारा गया। ठीक है? तो ये उसका लेवल है खेलने का ना, वो इस लेवल पे उसने बहुत बारीक वारदात उनकी होती है और बड़ी शिद्दत के साथ। मुझे शेख रशीद साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि एक स्टोरी फ़ाइल की थी एजाज़ सैयद साहब ने। वो स्टोरी थी कि डीजीआई और यानी कि राहील शरीफ के अपने डीजीआई के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। हुँ। ये स्टोरी फ़ाइल कर दी। तो शेख रशीद ने कहा कि हामिद मीर पर जिन लोगों ने हमला करना था, वो शिद्दत इस स्टोरी की वजह से और ज़्यादा इख्तियार हो गई और वो जलती पे तेल का काम कर गई ये स्टोरी। ये शेख रशीद साहब ने एजाज़ सैयद साहब को मेरे सामने बताया, पार्लियामेंट के अंदर हम खड़े थे। तो इसलिए एजाज़ मुझे बड़े पसंद हैं। और तज़ियाकारी में अगर आप कहें तो मुझे सुहेल वड़ैच बड़ा इंस्पायर करते हैं और नजम सेठी बड़ा इंस्पायर करते हैं। इवन नजम साहब जब अपना समा बांधते हैं चिड़िया। और कोई कहानी सुनाते हैं, मसलन एक कहानी उनकी मैं सुन रहा था, मुनीफ फारूक उन दिन उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि वो मियाँ साहब बैठे थे, तो एक कॉल उन्होंने इंटरसेप्ट की, तो कॉल में पता चल रहा था कि डीजीआई जो है वो धरनों के पीछे है और कादरी साहब के और सारे ये धरने जो हुए थे, काफ लीग भी उस वक्त इसका हिस्सा थी, तो ये सारे लोग उसका हिस्सा थे उस धरने का। और फिर वो कॉल जो है इंटरसेप्ट होने के बाद राहील शरीफ के सामने नवाज शरीफ ने प्ले की और उनको सुनवाई। उस वक्त आईबी के जो हेड थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड की थी, इंटरसेप्ट ये की थी आईबी ने, तो डीजीआई की कॉल इंटरसेप्ट करके रिकॉर्ड करके सुनवा दी, कुछ इस तरह की बातें। तो ये नजम साहब स्टोरी जब सुना रहे थे टीवी पे, और डिजिटलाइजेशन भी नहीं थी, ट्विटर भी इतना आम नहीं था, फेसबुक भी इतनी आम नहीं थी, व्हाट्सएप नए नए चले थे, तो जी, आप बिल्कुल। इमेजिन करेंगे क्या माहौल बनता होगा उन दिनों।
उनकी वैसे रेटिंग अच्छी थी प्रोग्राम की। रेटिंग का नहीं, मैं पजीराई की बात कर रहा हूँ। वो लोग देखते थे, बड़े शौक से अब मुझे देखते थे। लगता है कि रेटिंग लफ्ज़ लोगों बुरा को लगता है। लोगों को नहीं समझ आता। हुँ। आप कोई बात देखें, कोई फ़िल्म है, वो एक फ़िल्म मैंने 100 दफ़ा देखी है, तो मैं उसे वो अगर मुझे मेरे दिल को अपील करती है, तो वो और किस्सा है ना इस अच्छा वक़्त। फ़ाद भाई, ये जो आजकल की सहाफ़त है, ये अब पार्टी की सहाफ़त हो गई है। आपके अपने बड़े प्यारे दोस्त इमरान रियाज़ साहब, वो भी एक ही पार्टी को लेके चल रहे हैं। अरशद शरीफ साहब का आपको पता ही है। क्यों ऐसा हो रहा है? सहाफ़त अब पार्टियों की सहाफ़त क्यों रह गई है? क्यों नहीं इसमें जो है वो गैर जानबदारी आ रही, और ये किस तरफ जा रही है साहब? अल्लाह करे कि वो दिन आए कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं, वो मंज़िले अपनी आखिरी डेस्टिनी तक पहुँचें और उन्हें ट्रायल का सामना करना पड़े और उन्हें सज़ाएँ भी हों। वो तो दे मैंने भी है कीनिया की मैंने अदालत ने। मैंने अरशद शरीफ साहब जितना ब्रिलियंट और बड़ा जर्नलिस्ट नहीं देखा, और इतना ज़हीन और इतना काबिल जर्नलिस्ट नहीं देखा। और जिस कदर वो अपने अपने अबूर होता था उन्हें अपने सब्जेक्ट पे, मैंने वो भी नहीं देखा। और बासित इंसान, वो जितने खूबसूरत आदमी थे, और उम, क्या खूबसूरत बात है। रही बात इमरान रियाज़ भाई की, तो या आप बेसिकली पूछ रहे हैं कि पार्टियाँ वाली, तो इसमें पार्टी की सहाफ़त तो नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल पे, ठीक हो गया? और ये सहाफ़त पार्टी के लिए होती भी नहीं है। इसमें 2 कैटेगरियाँ ज़रा याद कर लें। नंबर 1 कैटेगरी, नवाज़ शरीफ को जिस दिन निकाला गया था, तो हमने कहा था ये गलत निकाला गया। इमरान खान को जिस दिन निकाला गया, तो हमने कहा था ये गलत निकाला गया। एक ये कैटेगरी है, ठीक है, ठीक हो गया? बिल्कुल, वो कैटेगरी है, वो कह रही है कि आइन के मुताबिक चलें। जब आपने 5-0 से नवाज़ शरीफ को घर से निकाला था, तो वो गलत निकाला। ऐसे ही है। अच्छा, अब हम इस पे और एडवांस चलते हैं, और एडवांस। मसलन ये कि अभी इद्दत केस चल रहा है। इद्दत केस में एक्विटल हो गया ना, छोड़ा। वो सारा केस आगे अपीलें चले जाएंगी, जहां भी जाना है उसने, अगले फोरम पे, कॉम्पिटेंट फोरम पे चला जाएगा। इद्दत केस पे जो गवाहान इन्होंने पेश किए और जो प्रोसीजरल फ्लॉज थे, वो बहुत ज्यादा थे। मसलन जो गवाह पेश किया, वो सेटल्ड है कि ये गवाह जो है, ये इमरान खान के साथ लागतबाजी है। तो ऐसी गवाही जो आपके लिए सेटल्ड प्रिंसिपल के एंटी हो, आपको पता हो कि ये गवाही जो है, ये मैनेज्ड गवाही है या बुगज में गवाही है, इसका मोटिव बुगज है। मसलन मुफखर केस चल रहा था ना, एसएसपी वाला, वो जिस पे इल्जाम था कि ततला को उसने मार दिया है। तो इस वजह से वो उम्र कैद ना हुई कि पुलिस अपना मोटिव नहीं बता सकी। बिल्कुल, पुलिस बता नहीं सकी कि मोटिव क्या था मुलजिम का। प्रोसिक्यूशन मोटिव बताने में नाकाम रही है। अच्छा, अब उन दिनों में जो ट्रायल चल रहा था शरीफ खानदान पे, अगर वो ठीक भी था, साद रफीक साहब पे केसेस अगर ठीक भी थे, आशियाना और दीगर सारे, आशियाना का तो नहीं, उन पे बना था, दीगर जो उनकी सोसाइटी को लेकर सारा बना था, वो सारे, साद रफीक साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ पे अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस ठीक भी था, जिस तरीके से वो ट्रीट किए गए और जिस शिद्दत से वो स्टेट ने उन्हें मनूवरिंग की, मैनिपुलेट किया और सारा कुछ किया, वो सारी चीजें नून लीग के हक में चली गई। ठीक हो गया? मरियम बीबी पे अगर केस ठीक भी था, अगर, तो वो इस भोंडे अंदाज से आगे चला और उसमें साफ पता चलता था कि स्टेट का बुग़्ज़ शामिल है। बिल्कुल, अब बुग़्ज़ शामिल होने से बेहतरीन बना हुआ केस भी तबाह हो गया। ऐसे ही है। बात समझ रहे हैं? जी, जी, समझ। इसी तरह से अब ये वो तीसरी कैटेगरी है जो ये कहती है कि आपने अगर किसी को प्रोसिक्यूट करना है, तो उन पर केसेस में भी प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रखें, जिसको आप गैर जानिबदारी कहते हैं। अगर वो प्रोफेशनलिज्म आप मेंटेन नहीं रखेंगे, तो बना बनाया केस भी तबाह हो जाएगा। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा पक्का केस था, शहजाद अकबर साहब ने सही नहीं बनाया। अच्छा चले, सही नहीं बनाया तो उसका क्या हुआ? शहबाज शरीफ पर जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी है, वो वज़ीर आज़म लग गए हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म लगने के बाद तो वो क्या कर रहे हैं उस पर? वज़ीर आज़म लगने के बाद जिस जज से एक्विटल मिला है उन्हें, जिस जज ने छोड़ दिया है,
उस जज को इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया 19 दिन बाद, ओहदे पे बिठा दिया। तो वो भी ठीक नहीं कर रहे। और मजे की बात है, जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना है, राणा सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला बन गए, तो प्रोसिक्यूशन की क्या मजाल रह गई FIA की कि वो राणा साहब से पूछे बगैर कुछ करे? ओके हो गया। तो यहाँ आप कह दें कि ये FIA जो है वो FIA नहीं है जो शहजाद अकबर की FIA थी, ठीक है ना, या ब्रिगेडियर साहब की थी, वो नहीं है, ये ननकाना साहब वाले ब्रिगेडियर जो है। तो प्रोसिक्यूशन टीम उड़ा दी, प्रोसिक्यूशन टीम को जो है जनाब वो उड़ा दिया, और नई प्रोसिक्यूशन टीम बनी। नई प्रोसिक्यूशन टीम ने हलवे की तरह केस प्रोड्यूस किया, हलवे की तरह दिखाया, और जज साहब ने हलवे की तरह उस पर फैसले दिए, और फिर वो खुद इन्फॉर्मेशन कमिश्नर लग गए रिटायरमेंट के 19 दिन बाद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और केस वो किसका लड़ रहे हैं, किसका सुन रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब। तो इस वजह से वो सारे पक्के केसेस भी अगर थे वो खराब तो उनको खराब कर दिया। ऐसे किसने खराब किया? स्टेट की जल्दी ने, और स्टेट के इसने कि यार हमने बस ये काम डाल देना है। तो इससे क्या हुआ? वो उल्टा नुकसान ये हुआ कि वो और मजबूत होकर वापस इक़्तिदार में आ गए, और उनको सारी डील करने का मौका शौका मिल गया। अब अगर इमरान पे कोई पक्का केस था फ़र्ज़ करें, तो उसे जिस तरीके से प्रोसीजरल फ्लॉज रखे गए वो हाई कोर्ट से उड़ गए। साइफर केस को इस तरह प्रोसीजरल फ्लॉज रखे कि वो जो साइफर का केस करने वाला बंदा था उसने भी साइफर नहीं देखा हुआ, ठीक है ना सर? तो वो इस तरह के मसाइल और इस तरह के प्रॉब्लम्स तो फिर आपके सामने सारी चीज़ें। तो बात साफियों की हो रही थी, इसमें आप ये देख लें कि शिद्दत बहुत ज्यादा हो चुकी है किसी भी सहाफ़ी की। शिद्दत मतलब शिद्दत से जब भी कोई सहाफ़त अब कर रहा है, अगर मैं इमरान रियाज साहब की बात करूं तो वो अब उनकी हर लफ्ज़ से लगता है कि इमरान खान झलक रहा है। एक सहाफ़ी को ये कैसे ज़ेब देते हैं? मैं इसका जवाब तो वही दे सकेंगे। मैं तो तज्ज़िया सिर्फ तो करते हैं। मैं तो सिंपल ये कह सकता हूँ कि आपके दिल में कोई भगवान नहीं बसना चाहिए, आपके दिल में आईने पाकिस्तान बसना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? आर्टिकल 6 लग रहा है, PTI बैन हो रही है। बन्नू के अंदर जो मामला हुआ है, पाकिस्तान के एक ही इदारे को जानबूझ के बुग्ज़ के अंदर, नफ़रत के अंदर उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। उस इदारे के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत, तमाम दुश्मन क़ुव्वतें इकट्ठी हो चुकी हैं। किस तरफ मुल्क जा रहा है? लगता है आपको इस्तेकाम आ सकेगा पाकिस्तान के अंदर? क्या कहता तज्ज़िया आपका? मैं जब सोसाइटी में फिरता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक सोशल चेंज आ चुका है। अच्छा। वो इतना बड़ा सोशल चेंज है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सोशल चेंज वो है जो यहाँ इनकलाब ले आएगा, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, ये क्लियर हो गया। नहीं, वो सोशल चेंज है। सोशल चेंज क्या होता है? मैं बताता हूँ। सोशल चेंज ये होता है कि आप मॉर्निंग में उठ के ब्रेड और अंडा खाने की बजाय आप मकई और साग खाना शुरू कर दें दोबारा से। और हर घर में इस तरह की तब्दीलियाँ और ख़यालात में तब्दीलियाँ, खाने-पीने में तब्दीलियाँ, लिबास में तब्दीलियाँ, और हर चीज़ को लेकर एक्सेप्टेंस थोड़ी ज़्यादा। जैसे आज से बहुत अरसा पहले पीछे चले जाएँ तो लेडीज़ को इतना भी नहीं हम वैक्यूम दे पाते थे, जितना आज कम से कम लाहौर में या इस्लामाबाद जैसे सिटीज़ में मौजूद है। मौजूद है। ठीक है, अनफॉर्चुनेट है ना? जी, बिल्कुल। लेकिन नॉर्मल ये हो भी गया। ये भी नहीं कर पाते थे, ये भी ऐसे नहीं कर पाते थे। बिल्कुल नहीं होता था। तो ये सोशल चेंजेस थी। फिर सोशल चेंज ये भी आई कि लोग जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर वोट डालने निकले, जिसको भी वोट डाला, ये सोशल चेंज था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट ने मिसकैलकुलेट कर लिया। गवर्नमेंट समझती रही कि काजी साहब जो हैं वो एक्सटेंशन लेंगे, हमारे साथ खड़े हैं और हम तरमीम लाएंगे। तरमीम का जब मैंने पता किया, असल में एक महफिल में एक बहुत बड़े सीनियर मेंबर हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं, तो वो हमें कह बैठे कि हम ना पार्लियामेंट से जवाब देंगे हर चीज़ का। मुजीबुर रहमान शामी ने उनसे पूछा था कि यार वो हमें ये समझाएं कि ये जो सारा प्रोसेस है, जो जज जो हैं अगर इमरान खान को बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट जवाब देगी। मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। तो मैं वाक़ई बाहर निकल के कुछ 10-15 फ़ोन घुमाए इधर-उधर, दोस्तों से पता किया कि ये पार्लियामेंट ने क्या जवाब देना है? तो उन्होंने कहा यार सीधा-सा हमने ना तरमीम बनाई है, जो वो 2/3 मेजॉरिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन तरमीम बड़ी खौफ़नाक है। उसमें 6 जजेस का मसला है इस्लामाबाद का, तो हमने 2 जज ट्रांसफ़र कर देने हैं कोयटे, 2 जज उठा के तो सिंध भेज देने हैं, 2 लाहौर भेज देने हैं, तो बाकी कौन बचा? बस लाहौर वाले उधर ले जाने हैं, तो बात ख़त्म। तो मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा इंडिया में कानून मौजूद है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो स्टेट्स के अंदर आप माइग्रेट कर सकते हैं। एक स्टेट की हाई कोर्ट में दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट के जज आप शफल कर सकते हैं। बिल्कुल कर ठीक हो गया? जी। ये जनाब प्लान था। इस प्लान के साथ ये भी प्लान था कि चीफ जस्टिस जो है उसकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल टर्नओवर कर दिया जाए।
अब 3 साल टेन्योर अगर करते हैं तो इसमें सबसे सीनियर मोस्ट जो हैं मंसूर अली शाह साहब, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा ब्रेन पाकिस्तान का, वो उन्हें क्या फ़ायदा? उनका तो अपना टेन्योर 3 साल का है ऑटोमैटिकली। कुदरती तौर पर जो उनको टेन्योर मिल रहा है वो 3 साल का है। तो इसमें उन्हें अच्छा, अब आपके ख़्याल में मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो काज़ी साहब को कहते हैं कि आप 3 साल और रह लें और मैं 3 साल अपनी चीफ़ जस्टिस के लिए इंतज़ार करता हूँ। लेकिन फायज जिसा ऐसा साहब तो नहीं ले रहे ना टेंशन। नहीं, मैं उधर ही आता हूँ आपकी बात पे। तो वो हुआ ना, काज़ी साहब के पास तो अक्सरियत ना बची ना। आज 2/3 मेजॉरिटी आ रही होती, 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम आ रही होती, तो क्या हो रहा होता? आप ज़रा इमेजिन करें। ठीक है, उसमें जब आपने पैकेज देना था सारा, तो उसमें पैकेज में ऑटोमैटिकली मुझे नहीं पता वो गलत ट्वीट चल रही थी या सही है, मैं वेरीफ़ाई नहीं कर सका, हसनात मलिक साहब से मेरा राब्ता नहीं हुआ। वो सियासत.pk ने भी उसे ट्वीट किया हुआ था, रीट्वीट किया हुआ था। वो कह रहे थे कि काज़ी साहब अपने जजेस को बता रहे हैं कि मार्शल लॉ आ रहा है, धमकी वो मार्शल लॉ आ रहा है या इमरजेंसी आ रही है, और हुकूमत को कह रहे हैं कि इन्होंने आपका ना 8 फरवरी का इलेक्शन जो है ना उसको डुबो देना है। तो आप ना कालादम करार दे देना। कालादम करार दे देना, तो आप देखें, देखें आप ध्यान करें। ख्वाजा आसिफ साहब इस पे काफी ज्यादा बोले वो हैं। तो कह रहे हैं कि एक आइनी मेल्टडाउन हो सकता है। आइनी मेल्टडाउन का लेकिन खतरा है आपको इस मुल्क लगता है में। इमरजेंसी मेरा नहीं ख्याल, मार्शल लॉ? बिल्कुल भी नहीं। मार्शल लॉ जब भी पाकिस्तान में लगा है उसमें इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी आशीर्वाद के बगैर नहीं लगा। अब इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स में से कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं है, और वो मार्शल लॉ की हिमायत में कैसे खड़े होंगे? वहाँ तो आप बैरूनी मुल्कों में जाएँ और इधर-उधर जाएँ, और इवन अमेरिका में भी जो करारदादें पास हो रही हैं, वो करारदादें जो हैं वो तो पीटीआई के हक में पास हो रही हैं। तो स्टेक होल्डर जो इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है, और अगर ऊपर ट्रंप आ जाता है, फ़र्ज़ करें, तो ट्रंप के होते हुए वो कैसे कहेगा कि पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट आ जाए? मैं वैसे ही कह रहा हूँ, एक एक मफ़रूज़े के तौर पर हम बात कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी इधर इमरजेंसी को सपोर्ट करेगा किसी भी लेवल पे, और मुझे ये लगता है कि ये इस तरह की धमकियाँ चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी। और इस वजह से नहीं होगा कि मुशर्रफ पर जब आर्टिकल 6 का मुकदमा लग गया था और वो अदालतों में रुला था बहुत बुरे तरीके से, और जज साहब जो कोविड में वफात भी पा गए, जिन्होंने ये फैसला लिखा था, वकार सेठ साहब, वकार साहब ने जो फैसला लिखा उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये डी चौक में लटकाने वाला सिलसिला है, ठीक हो गया। अब इसके बाद कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो दोबारा आइन को एब्रोगेट करे या उसको तोड़े या उस पर कोई इमरजेंसी लगाए, और मेरा नहीं ख्याल ऐसे। अदलिया और हुकूमत आमने सामने है इस वक्त, और सूरत हाल आपके सामने मेरा है। ख्याल है गवर्नमेंट जो है वो आने वाले चीफ जस्टिस के साथ अपने हालात बिगाड़ के, और वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस है और मुनीब साहब हैं उसके बाद, तो वो बिगाड़ के, और प्रोसीजरल लॉ तो उनके अपने अगेंस्ट चला गया। वो बंदयाल साहब को उन्होंने उनके पर काटने के लिए बनाया था, तो अब वो इडहाक लगाते हैं, तो बेंच बनाना होता है तो प्रोसीजरल लॉ जो है आड़े आ जाता है, कुछ भी करना हो तो प्रोसीजरल लॉ जी। मुनीब साहब और मंसूर अली शाह साहब तो एक पेज पे चले गए, तो फैसला भी इकट्ठे दिया 8 लोगों की मेजोरिटी से, और याना ने कहा कि ये वायलेट किया आपने। 11 लोगों ने कहा, 11 जजेस ने कहा कि यार ये तो जो है इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। ठीक हो गया ना? तो इस सारे सिलसिले को लेकर मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है इससे ज़्यादा। और नजम सेठी साहब कल रिपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ऊपर से कहीं से ऑर्डर आया था कि तरीक़न साहब को कालदम करार दें, तो इन्होंने अपनी काबीना से भी नहीं पूछा और अता तारड़ साहब को आगे कर दिया, उनका ये आप अनाउंस कर दें। तो वो जाना तो सुप्रीम कोर्ट था, तो वो जब जाना है सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ कोई है नहीं चीज़। वहाँ जब कोई चीज़ नहीं है, तो एक बात समझने वाली है सर, बात समझने वाली ये है कि जब कमांड एंड कंट्रोल जो है वो मंसूर अली शाह साहब के पास चला गया है ना, तो फिर मज़ीद नहीं चल सकता। मज़ीद अब तो तसादम की सूरत हाल नहीं लगती है अदलिया कोई और तसादम नहीं है, गवर्नमेंट अपना नहीं करेगी अमल दरामद तो एफआईआर्स होना शुरू हो जाएंगी। वो इलेक्शन कमीशन को कटहरे में सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीजर शुरू हो जाएंगी। इसमें क्या तसादम किस बात का? गवर्नमेंट बाउंड है, उसने अमल दरामद करना है, तसादम किस बात का? उसने तो अमल दरामद करना है। तो अगर हुकूमत भी अगर बिगड़ जाती है, नहीं नहीं, गवर्नमेंट इतने जोगी है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ी हो जाए, नहीं सवाल ही ऊपर पैदा से ऑर्डर्स भी तो आ नहीं नहीं सकते। नहीं नहीं, गवर्नमेंट नहीं आ सकती। गवर्नमेंट को देखे ना, वो तो फिर सीधा शहबाज शरीफ को तलब कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घर जाएंगे। जब वो घर चले जाएंगे तो फिर क्या बनेगा? अब नया बंदा जो होगा वो हाउस की मुशावरत से ही होगा ना, आप एतमाद का वोट लेना है ना। तो ये जो साबिक जजेस लगा रहे हैं अच्छा देखें ना, रिटायर्ड, अब देखें शहबाज शरीफ इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं करवा पाता, नहीं करता, सही है। उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल में चले जाएगी, पीटीआई चले जाएगी। तो
उसने तो कहा है मैं अमल दरामद करवाता हूँ, नहीं मुझे कोई बात समझ आएगी तो मैं फिर उस पर करता हूँ। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर, अभी तो कुछ दिन 6-7 दिन तो गुजर गए, तो उसमें अगर वो नहीं अमल दरामद करवाते, फ़र्ज़ करें, ऐसा वैसे होगा नहीं, ये सारी अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। ये अफवाहें गवर्नमेंट चाहती है कि मैं शहीद हो जाऊँ, इमरजेंसी लगाएं कोई, गवर्नमेंट की चाहती है कि मुझे शहीद करें, मुझे घर भेजें। मैं कहूँ ये देखें मुझे तो चलने नहीं दिया। और ये स्टेज अच्छा, इस वक्त वो चाहते हैं। 8 फरवरी, हाँ 8 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की हम 20 पे बैठे हैं, ठीक है। कितनी है आज डेट? 20 जुलाई है। आपका जब ये नशर होगा तो 21 होगी या 22 होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो 20-21 जुलाई तक, ये 5-6 महीने के अंदर इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को हमने कभी रेत की दीवार बने नहीं देखा कि 5-6 महीने में बन जाए। ये स्टेज आती है 3.5 साल बाद आती है, और ये अभी से ये हालात। अभी से ये हालात। तो ये हालात अगर ऐसे रहे तो ये रेत तो फिर किसी काम की नहीं है। नहीं, ये रेत फिर आंखों में पड़ेगी सबके, धूल उड़ेगी, और क्या होना है फिर इसमें? तो फिर क्या ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट दोबारा जन्म लेगी? क्या होगा? बहुत कुछ जन्म ले सकता है इससे बहुत सारे ऑप्शंस खुल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है ना कि आगे क्या हो। मुझे कुछ एक बंदा बता रहा था कि यार, एक बढ़िया हम शख्सियत के साथ बिलावल साहब राब्ते में आए, और बिलावल साहब ने कहा कि मेरी एक दफ़ा तहरीक इंसाफ के साथ पैचअप करवा दें स्टार्ट में, कि हमारा वो अलायंस बन जाए किसी तरीके से। बड़ा ट्राई हुआ स्टार्ट में कि ये अलायंस बन जाए, लेकिन इमरान नहीं माने, वो जरदारी साहब के साथ नहीं बैठना चाहते, वो नेक्स्ट भी नहीं बैठना चाहेंगे, उनके मामले में नहीं बैठना चाहेंगे। जो मैंने तालिब इल्म के तौर पर इधर उधर से बातें इकट्ठी की हैं, जो मुझे समझ आई है अहम लोगों से मिलके कि इमरान क्या सोच रहे हैं, आप पता करते हैं ना कि अगला क्या सोच रहा है, ठीक है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वाले मामले में नहीं आएंगे। और दूसरा, वो कुछ लोगों की पार्टी में आने या ना आने के लिए भी अफवाहें फैली रहती हैं, ये है पार्टी में, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। तो इमरान कह देते हैं सबको क्या नहीं है, तो उसी अपना काम करें, ये नहीं है तो वो काम भी कर रहा है। तो किसी को आप काम करने के लिए अपने तौर पे कोई काम कर रहा है आपकी फलाह के लिए, आपके काम आने के लिए, तो फिर, और जिनके कान में इमरान खान कह रहे हैं कि ये हम में नहीं है, वो जिसके लिए कह रहे हैं वो सुपरस्टार है, और जिसको कह रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों का अंदर का खौफ भी होता है। इससे ज़्यादा खौफनाक डिवीजन नून लीग के अंदर है, वो ज़्यादा डिवीजन खौफनाक है। वो मरियम ग्रुप अलहदा है, नवाज शरीफ ग्रुप अलहदा है, शहबाज शरीफ ग्रुप अलहदा है, 3 डिवीजन तो ये हो गई, और तीनों डिवीजन के हाथ कुछ नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा इस लम्हे अपना, अब वो इस बात को सोचते होंगे कि हमें उस वक्त ही इलेक्शन में चले जाने चाहिए था, इज़्ज़त का मैंडेट लेके आते 22 में जब अदम एतमाद आई, शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तियार आया, तो उसी लम्हे चले जाते। नवाज शरीफ नहीं माने थे उस वक्त, और फवाद चौधरी हमें एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं हैरान हो गया कि नवाज शरीफ नहीं माने इलेक्शन के लिए, हालांकि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि हमने 10-12 सीटें 15 सीटें जीत लेते, 20 जीत जाते, बाकी सारी भी बना ही नहीं था, बाकी वहाँ कुछ भी नहीं बना था, कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त वो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं माने बकौल फवाद चौधरी साहब के। और नून भी यही कहती है कि हम तो स्पीच दे चुके थे, स्पीच रेडी थी, हम सारा कुछ रेडी करके बैठे थे, लेकिन सूरत हाल नहीं बनी आगे। इमरान खान साहब बाहर आते नजर आ रहे हैं। ये सारा माहौल जो है उनको बेनिफिट, और उसके बेनिफिशियरी इमरान खान नज़र आ रहे हैं कि बेनिफिशियरी वो हैं अंदर बैठे हुए। लेकिन देखें ना, 2 सूरतें होती हैं। एक सूरत तो ये होती है कि इमरान के साथ अगर कोई डील चल रही है या कोई पसे पर्दा गुफ्तगू चल रही है, फ़र्ज़ करें या आपके पास कोई खबर है, फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए, अभी फ़र्ज़ करें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़। अच्छा जी, फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान के पास कोई आपस में डील चल रही है, तो डील चलने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि माहौल ना बदले, माहौल वही रहे ताकि किसी को ये ना पता चले कि डील चलने लगी। ये तो फ़र्ज़ हो गया, ठीक हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये 8 जज किस चक्कर में चले गए, क्या हुआ, ये क्या? तो इन्होंने जब लेटर लिखे थे सुप्रीम कोर्ट को, तो इन्होंने कहा था कि यार हमें गोली मार दें। ये 6 जज जब काजी को मिलने गए थे, काजी साहब के घर गए थे, तो काजी साहब ने कहा था कि आपने मेरी कमर पे छुरा घोंप दिया, खत लिख के। फिर उन्होंने कहा था कि आप, हम डरने डरने वाले नहीं हैं ना, हम पीछे हटेंगे, आप हमें गोली मार लें, जो करने कर लें। और ये 6 वो थे जो तगड़े जज थे, जो छोड़ भी दें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर से ज़्यादा कमा रहे थे एज ए लॉयर, या उनकी फर्म्स वगैरह ज़्यादा कमा रही थी, तो इंडिपेंडेंट लोग थे। जिसके पास अपना रोटी दाने हैं वो इंडिपेंडेंट ज़रा और तरह का है। अगर भूखा बंदा खड़ा हो जाए लड़ने के लिए तो वो और तरह का भगत सिंह है, अगर तगड़ा बंदा खड़ा हो जाए तो उसका भगत सिंह और तरह का है, ठीक है ना। या राय अहमद खान खरल,
जो जो आज़ादी का सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर है पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा रजिस्टर्ड नाम है। मतलब भगत सिंह का और इनका अगर कंपैरिजन करें तो राय अहमद खान खल साहब जो हैं वो उससे उन पहले तक भी हैं, पहुंच वैसे नहीं भी सकते। राय साहब तो बहुत पहले गए हैं, भगत सिंह साहब तो और वो तो अब बहुत है, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही हाँ है, फ्रीडम फ्रीडम फाइटर्स। फाइटर पहले बात की नहीं। वो तो राय साहब अगर बाद में भी आते तो बड़े ही होते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो भाईजान बात सिंपल ये है कि इस सारे मामले में, इस सारे माहौल में वो बेनिफिशियरी ज़रूर हैं। और जजेस आप देखें ना, नीलम साहिबा कल अड़ गई हैं, उनका ट्रिब्यूनल मैं नहीं चेंज करती, वही रहेंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे कि वो किसी के इशारे पे हो गया, ये हो गया, वो बात ये है कि आप कितनी देर इस तरह का निज़ाम चलाएंगे, वो कैसे चलेगा जिसमें रूल ऑफ लॉ नहीं बचता, जिसमें आईने पाकिस्तान नहीं बचता, जिसमें सिर्फ मैनूवरिंग बचती है, जिसमें ऊपर से कोई फ़ोन आ जाता है और हर जज अब रिकॉर्ड पे ला रहा है इस चीज़ों को और वो लिख लिख के बता रहा है। अब मैं और आप जो बातें कर रहे हैं ये कोई नई तो नहीं है, ये तो रोज़ पाकिस्तान में हो रही हैं, डेली की बुनियाद पे हो रही हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी किसी इमरजेंसी का कोई खतरा नहीं है और आइन के मुताबिक चीज़ें चलती खान जाएंगी साहब आगे। आ रहे हैं, हालात के बेनिफिशियरी तो वही हैं। तो जिसने भी पीपल पॉलिटिक्स की है वो ज्यादा देर तक तो हुकूमत में नहीं रहा, और ज्यादा देर तक पाकिस्तान की हिस्ट्री यही बताती है कि जो भी रहे हैं वो पावर पॉलिटिक्स वाले ही रहे हैं। नहीं, वो तो आपका कोई भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं टाइम अपना टेन्योर पूरा कर सका। जब कर नहीं सका तो इसका मतलब है कि वो बुनियाद हमें देखनी पड़ेगी कि जिसकी बुनियाद पे वज़ीर-ए-आज़म को घर जाना पड़ता है। उस बुनियाद को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अभी तो पावर पॉलिटिक्स चल रही है। तो वो सारी उम्र इसी तरह चलती रही है, इसी तरह चलती रही है। अब आगे भी इसी तरह अगर चलती रहेगी तो फिर वो नहीं चलेगा निज़ाम। वो निज़ाम ना चलने का मतलब क्या होता है? वो सिर्फ़ ये मतलब होता है कि आपका गरीब जो है, जो नहीं पढ़ पा रहा, वो नहीं पढ़ पा रहा। करोड़ों बच्चे आपके सड़कों पे हैं, नंगा फ्लास आपका बढ़ता जा रहा है, उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके पास कोई थीम नहीं है, उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, उनके पास कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है उन बच्चों के पास। उनके पास फिर मेडिकल नहीं है। अब वो बहुत सारे जोड़ों से गंदा पानी पीते हैं लोग, लोगों के पास साफ़ पानी नहीं है, लाहौर के अंदर साफ़ पानी की फैसिलिटी नहीं है। तो इतने मैसिव लेवल पर अगर आप मसाइल को देखें ना, आप सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात वज़ीर आला एक बड़ी कुर्सी ले, वज़ीर-ए-आज़म एक बड़ी कुर्सी ले, आराम से कुर्सी झूल रहे हों और सामने टीवी चल रहा हो और टीम काम कर रही हो। टीम से मुराद उनके इदारे काम कर रहे हों, उनके कमिश्नर्स काम कर रहे हों, उनके एसीज़ काम कर रहे हों, ठीक है? उनकी हायरार्की काम कर रही हो, लॉ एनफोर्समेंट जो है, पुलिस अपना काम कर रही हो। पुलिस को मैंने पूछा आप क्या काम कर रहे हो? उन्होंने कहा सारा दिन प्रोटोकॉल पे होते हैं, थाने बंदा कोई नहीं होता। हमने कैसे पहचाना है कि लोगों की डकैतियाँ हो रही हैं? हमारे पास नफ़री कोई नहीं है। मैं हाई कोर्ट का एक दिन पता किया तो उधर 4 एसएसपी खड़े थे, 2 एसपी, कोई 4 एसपी एसएसपीज़, 2 एसपीज़, कोई 4-6 डीएसपीज़, ओ 8-12 एसएचओज़ और कोई तकरीबन उधर 250-300-400 डिप्लॉयमेंट और ये सारा चल रहा था। और जब प्रोटोकॉल गुजरता है वज़ीर आला का तो उसकी डिप्लॉयमेंट आप देख लें, सारा दिन जो प्रोटोकॉल के लिए नफ़री लगी है उसकी डिप्लॉयमेंट देख लें, उन पे खर्चा निकाल लें। और फिर आप सारा दिन सनम जावेद का केस लेके चल रहे हैं, उस पे सारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं, तो लोगों के मसाइल फिर कोई नहीं है, आपकी तालीम कोई नहीं है, आपका एजुकेशन सिस्टम कोई नहीं है, आपकी दुनिया की कोई चीज़ कोई नहीं है। जब कोई सारी चीज़ें ही नहीं है आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे? फिर किस बुनियाद पे आप खड़े होंगे? फिर दुनिया कहाँ खड़ी है और आप सारा दिन ऑपोज़िशन को केसेज़ में उलझा रहे हैं, उस पे बजट सारा तो खर्च कर ये रहे हैं। तो 2018 में भी यही हो रहा था। तो वो कौन-सा ठीक हो रहा था? हाँ, तो हो तो रहा था ना, नहीं, बात दोनों ये है चीजें। कि उसको कौन कह रहा है कि वो ठीक हुआ और हम उस पे क्लैप थोड़ी कर रहे हैं कि वेल डन जी, आपने लेकिन ये तो 2018 में आगे किया भी था। यही होगा कि या तो भाई अगर आगे भी ये होगा तो फिर आपके सामने है सारी चीज़ें, फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों को आपने देखा है, हुकूमत करते भी देखा है, क्या लगता है बेहतर सियासतदान कौन है? दोनों एक ही हैं। एक सेम ही है। उनके उसके दौर में भी बच्चे नंगे थे, अफलास था, भूख था, नंग था, उसका भी गवर्नमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं था। इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ का भी नहीं था। आपको नहीं लगता अभी इमरान खान साहब ने अपने तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं खुद ही? मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सी गलतियां लगती हैं आपको? मेरा ये असल में ना सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की लड़ाई है बेसिकली। अच्छा, जब उसकी लड़ाई है तो उसका फिर बहुत लंबा चौड़ा थीसिस है। और लेकिन अगर आप कहें कि इमरान खान डिलीवर बहुत अच्छा कर रहे थे तो ये गलत बात है। और अगर आप कहें कि नवाज शरीफ बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे थे, नवाज शरीफ जब से गए हैं उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने कुछ डिलीवर किया हो तो ये भी गलत बात है। अब दोनों जब डिलीवर ही नहीं कर रहे तो मैं तो बैठा हूँ टेल पे, जहाँ पानी पहुँचना है एंड पे, ठीक है? और आप ज़िम्मेदारी की टेक्निक समझते हैं ना, पानी एंड पे टेल पे पहुँचना है, तो टेल पे बच्चे भूखे बैठे हैं। तो मैं कहूँ जी बहुत अच्छे मिनिस्टर हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मरियम साहिबा के एक मिनिस्टर है एजुकेशन का, वो हमें कह रहा था 12.5 लाख बच्चे हमने स्कूलों में भर्ती करवा दिए हैं। मैंने कहा मुझे आप 120 बंदे लाहौर में दिखा दें, 120 बच्चे लाहौर में दिखा दें जो आपने इंडस्ट्री से पकड़े हों, जो आपने अपना मोटर बाइक ठीक करते हुए पकड़े हों। राणा सिकंदर साहब ने ये कहा। ठीक हो गया? मैं कहा जहाँ से मर्जी पकड़ के मुझे 120 दिखा दें। मैं आज कह रहा हूँ 20 दिखा दें।
मुझे 15 दिखा दें, 10 दिखा दें, एक बच्चा दिखा दें लाहौर पूरे में से जिसके वालिदैन के पास आप खुद चल के गए हो और बच्चा अपनी पोजीशन में और तहवील में लिया हो। एक तो वीडियो भी उन्होंने बनाई सिकंदर साहब ने, एक बच्चे की तो बनाई वीडियो, वो वीडियो है ना जो उन्होंने बनाई है। हाँ, तो एक हमें साथ ले जाके दिखा दे। आपने एक मांगा, वो तो मैंने भी बता वो तो उन्होंने कहा ना, वो तो उनका एक है, वो राह चलता वो बच्चा था जिस पकड़ लिया होगा, वो कहाँ गया क्या हुआ हम उस पर डाउट नहीं कर रहे, होगा लाजमी होगा। तो एक तो पूरा हो गया, एक और यार वो तो क्लेम 12 लाख का कर रहे हैं। हाँ ये है 12 लाख का क्लेम है, तो उसमें से कोई एक आध हमें भी दिखा दे। एक से तो उन्होंने मिल लिया, तो हमें भी किसी एक आध। मरियम नवाज साहब सोलर पैनल दे रही हैं, स्कूटियां दे रही हैं, अच्छी बात है, उससे क्या फर्क नहीं पड़ रहा? आपको नहीं लगता कि हुकूमत पंजाब अच्छा काम कर रही है? बात सर ये, दुनिया भर में कोई गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन इस पे अगर वो बजट नहीं देती और इस पे खर्च नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो आपको लॉलीपॉप दे रही है। इसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं वो उनका प्राइमरीली हैसियत नहीं फिर होती। आपकी सेहत अगर अच्छी नहीं है और आपकी तालीम नहीं है, तो बाकी आपको कपड़े जितने मुतमईन नहीं आप पंजाब की इस वक्त सेहत से? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है उसे इस वक्त ये जान के लाले पड़े हुए हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फिच ने भी कह दिया कि आप 18 महीने से ज़्यादा के मेहमान नहीं हैं। तो इस तरह के जब हालात होंगे और इस तरह की रिपोर्टिंग और मैसिव लेवल पर शुरू हो जाएगी, तो गवर्नमेंट की रात की नींदें उड़ जाएंगी। मैं बहुत सारी बातें इससे आगे नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं वो दो करते सिर्फ बात नहीं, एक भी नहीं की जा सकती। तो इस वजह से बड़े मसाइल हैं। अब मैं कल एक बड़े अहम शख्सियत के साथ राब्ते में गया, तो उन्होंने कहा यार मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताना। मैंने कहा क्या हुआ है? उन्होंने कहा यार मेरा दिल टूटा हुआ है। इस लेवल पे हैं ये, वो लोगों की बात मैं बता रहा हूँ जो नवाज शरीफ साहब की आंख का तारा है, ठीक है ना सर? उस लेवल के लोगों की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि यार वो ये सोच रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं। दूसरा, ये आपका सीएम नहीं काम करता। सीएम और उसकी टीम अच्छी कानून साजियां करते हैं, काम आपके कमिश्नर्स ने करना होता है, डिप्टी कमिश्नर्स ने करना होता है, ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने करना होता है। मैं एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के पास बैठा हुआ था, तो मैंने उसे कहा कि चील गोश्त का मसला चल रहा था, रावी किनारे चील गोश्त, हम उस पर बड़े शोज करते थे। तो मैंने कहा आप इन पे FIRs ना दें, फिर क्या करें? FIR ही देनी है इन पे, कानून यही कहता है। तो मैंने कहा रात को टिकेटी करेंगे, रोजगार आप ले आएंगे, तो ये रात को टिकेटी करेंगे, आपका माइक में उठा के ले जाऊं, लपेट के, भोग तहजीब के अदाब बुला देते, ठीक हो गया ना? मैंने कहा रात को टिकेटी करेंगे। तो वो मेरी बात पे सरप्राइज हुए और मुझे वाज़े तौर पे पता चला कि ये बंदा AC वाले कमरे से एक दिन भी बाहर नहीं गया, एक सेकंड के लिए भी। ये अगर जाता तो ये सोशल नॉर्म्स को और प्रेशर को ज़्यादा बेहतर समझता तो ये हल करता। तो आप किसी भी सरकारी बंदे के पास चले जाएं, AC में वो बैठे हैं तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। जो समंदर पार पाकिस्तानी इधर आए हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो कहते हैं कि हम एक फ़ोन करते हैं तो वहाँ जितने भी बिजली के महकमे के लोग हैं लाइनें लग जाती हैं। वो कहते इधर, उन्होंने मेरा ही प्रोग्राम मुझे बताया, कल की बात है, मैंने एक खंबे के पास खड़े होके तो फ़ोन किया कि ये खंबा शॉर्ट है। शॉर्ट था खंबा, दुकानदार ने बताया था शॉर्ट है। उन्होंने कहा जी आपकी कंप्लेन हमने नोट कर ली है। सर हम 4 घंटे लाइव कैमरे के साथ उस खंबे के पास खड़े रहे, कोई ना आया। हम 6ठे दिन दोबारा फॉलोअप लेने गए तो दुकानदारों ने बताया कि 6ठे दिन तक उधर कोई नहीं पहुंचा। और वो खंबा हम वो बता रहे थे कि जो अर्थ खंबा है जो किसी की जान ले सकता है, जान ले सकने वाले मामले पे रियासत के इदारों का, हुकूमत के जो इदारे थे उनका ये रिस्पॉन्ड है। तो फिर आप अल्लाह ही हाफिज। चलें ठीक है फाज भाई, ये सूरत हाल है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। फाज शहबाज साहब से हमने बड़ी खुल के बातें की हैं, अंदर की बातें भी जानने की कोशिश की है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।